हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इन साइंस प्रोबायोलॉजी। अभी हम लोग बेट 2022 डीबीटी, जो कि डीबीटी बेट नाम से होता है एग्ज़ाम, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका आज जो है ये हमने क्वेश्चंस को शुरू करा है। इससे पहले हम लोगों ने उसके कटअप को डिस्कस किया था, उसके पैटर्न को डिस्कस किया था और डीबीटी के बारे में डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाइए, चैनल पे आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप जो है आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं वीडियोस, या फिर आप लास्ट में देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेके आए हैं और बहुत सी छोटी छोटी टिप्स लेके आए हैं जो आपके प्रिपरेशन को मजबूत करेगा। इस सीरीज में पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था और जनरल पार्ट में पूछा गया था। जनरल पार्ट मीन्स सेक्शन ए में पूछा गया, जो कि कंपलसरी होता है। देखते हैं हम क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा कि आपका दो कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में क्या है आपका 3 यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज है। आपका कॉलम ए में क्या है 3 यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज, और कॉलम बी में आपका जीन है, ग्रुप ऑफ द जीन दैट ट्रांसक्राइब्ड आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन आरएनए पॉलीमरेज का जो क्वेश्चन है बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। या मैच द कॉलम के रूप में मिलेगा, या डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसको ट्रांसक्राइब करता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड किसको करता है, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसको करता है। अगर ऐसे तो आपको याद होना चाहिए, पर आपको याद नहीं है तो हम आपको बता दें कि हर इंसान को ये याद रहता है कि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड मेन रूप से एमआरएनए के फॉर्मेशन के लिए यूज होता है, मैसेंजर आरएनए। दूसरा एमआईआरएनए, एंड थर्ड नंबर पे एसएनआरएनए। तो ये 3 आरएनए जो है, एमआरएनए, एमआईआरएनए और एसएनआरएनए, इन तीनों को आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है ट्रांसक्राइब करता है। तो जाहिर सी बात है कि आरएनए पॉलीमरेज इन्हीं के जीन को ट्रांसक्राइब करता है, क्योंकि यही 3 ट्रांसक्राइब करते हैं आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो आपका टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और इसी के साथ 5S आरआरएनए, 5S आरआरएनए, इन दोनों को बनाने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या क्या है। एक है आपका 5tRNA एंड 5S आरआरएनए जीन। ये कौन बना रहा, पॉलीमरेज थर्ड। मीन्स जो आपका थर्ड है वो किसके साथ जाएगा, बी के साथ। तो थर्ड बी के साथ एक ही में है, बाकी किसी में नहीं है, बाकी सारे कुछ इलिमिनेट हो गए। दूसरा आरएनए पॉलीमरेज आपका एमआरएनए, एमआईआरएनए और एसएनआरएनए बनाएगा पॉलीमरेज, थर्ड आपका आरआरएनए बनाएगा। तो फर्स्ट आपका क्या होगा, फर्स्ट का आपका है, फर्स्ट का सी, सेकेंड का है आपका ए, और थर्ड का है बी। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। मे बी आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि एक जनरल एप्टीट्यूड से और बेसिक। ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ भी ज़रूरत नहीं था। अगर आप थोड़ा भी आपको मैथ पोर्शन आता है तो आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते थे। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे ए टू डी क्यूब दे रखा है, आपका हाईएस्ट सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बताना है। अगर आपने 9th के पेपर्स पढ़े होंगे, 9th में आपने साइंस पढ़ा होगा, तो उस समय आपको बताया जा रहा था कि जो सेल्स होती है वो हेक्सागोनल क्यों होती है। तो ये क्वेश्चन था, उसमें भी आंसर है टू सरफेस रेशियो, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो हाई करने के लिए। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट दे दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये क्यूब्स है, तो आपको पता होना चाहिए
कि सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्यूब का जो आपका सरफेस एरिया है वो होता है 6 × आर्म स्क्वायर, मीन्स 6a²। और दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि वॉल्यूम क्या होता है। जैसे ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो आपका होता है a³ मतलब आर्म इंटू आर्म इंटू आर्म या साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब यहाँ पे दे रखा आपका, आपको यहाँ पे बताना क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो। तो सरफेस एरिया आपका है 6a² अपॉन वॉल्यूम है a³। तो यहां से इसको कट करेंगे तो आपका क्या होगा 6a। अगर आप ध्यान से देखो तो 6 जो है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। आपने फिजिक्स में एक चीज पढ़ रखा है कि अगर इस तरह का कोई रिलेशन है जिसमें कोई कांस्टेंट है और एक वैल्यू वेरिएबल है, जहां जो यहाँ पे a है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जो अभी मैंने लिखा, देखिए हम चाहे तो आपको डायरेक्ट भी बता सकते हैं, बट आई विल एक्सप्लेन द सम लॉजिक ड्यू टू द रीजन कि आप और भी चीज को ग्रैब कर सके कि आप कैसे किसी भी क्वेश्चन को सोच सकते हैं। इनफ टाइम होता है पेपर सॉल्व करने के लिए, तो आपको शॉर्टकट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम हाई ए कर दे, मतलब इसका मतलब है कि लो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम होगा, और अगर हम लो ए करें तो हाई सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम होगा। तो अब आपको यहाँ पे देखना है ए की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 2 है और नीचे ए की वैल्यू 1 है। मतलब अगर हम ए वैल्यू की बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ा आपका 4a1 है, फिर आपका a2 है, फिर आपका a3 है और a4 है। मतलब अगर हम सरफेस मतलब ये हाई हाई अगर a है तो लो होगा। मतलब क्या है कि जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका चलेगा कौन सा, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। तो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो जो है ये आपका 4 का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो 3 का होगा, फिर सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो 2 का, और सबसे कम होगा सरफेस एरिया वॉल्यूम 1 का। मतलब सबसे ज़्यादा किसका है, 4 का है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4। जो डी था ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम आपको बता दें दैट आर द क्वेश्चन विच इज़ अ कंपलसरी, ये आपका कंपलसरी होता है। उसी में से आज हम आपके लिए 5 क्वेश्चन लेके आए हैं, और पांचों क्वेश्चन को हम इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, और आप अदर डायरेक्शन में भी अदर भी न्यूमेरिकल को सोच सकते हैं। बाकी जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और देखने के लिए हमारे गेट के क्वेश्चन को देख सकते हैं। टिफर के क्वेश्चन को मैंने डिस्कस करा है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन को डिस्कस करा है, तो आप वहाँ पे जाइए, वहाँ से भी कुछ चीज़ें जरूर सीखिए। ये आपका माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स पे है। माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स जो है एक ऐसा काइनेटिक्स है, एक ऐसा जो है आपका डायनामिक्स बताता है, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हार्ट है किसका, बायोकेमिस्ट्री का। और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो है वो एक इक्वेशन है जो है V0 इक्वल टू V मैक्स, V0 इक्वल टू V मैक्स S अपॉन Km प्लस S, ये है। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से अगर हम V वर्सेस S के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं, तो यह ग्राफ जो है वो
हाइपरबोला होता है, हाइपरबोलिक होता है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये इस बार टिफर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था केमिस्ट्री में 2 नंबर में, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। ये एक एंजाइम है जो कि माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स को गवर्न कर रही है, जिसका एपरेंट केएम 4-fold ड्यू टू द एडिशन ऑफ इनहिबिटर। मतलब क्या है कि नॉर्मल कंडीशन ये है, पर जब हम इसमें एक इनहिबिटर आई को जब ऐड कर रहे हैं तो क्वेश्चन बोल रहा कि आई को ऐड करने के बाद जो Km की वैल्यू है, एपरेंट Km जिसको बोल रहे हैं, जिससे हम के एम डैश बोल रहे हैं, वो आपका 4 प्रीवियस Km वैल्यू से है। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा, इसी में बोल रहा, ड्यू टू द एडिशन ऑफ इनहिबिटर बट द रिएक्शन रेट डिक्लाइन। रिएक्शन रेट डिक्लाइन मतलब वी नॉट जो नया वाला है वो आपका क्या है, डिक्लाइन हो गया 50%। 50% का मतलब क्या होता है, 50% ऑफ v, मतलब 50/100 ऑफ v मीन्स v/2। ये हो गया आपका v डैश। तो अगर इस कंडीशन में हम ये लिखे v डैश, ठीक है, तो मैक्सिमम देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वी मैक्स के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है, मतलब वी मैक्स इक्वल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी मैक्स एस अपॉन के एम डैश प्लस एस। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे वी मैक्स की वैल्यू को, मतलब जो वी नॉट है ये अपॉन वी नॉट मैक्स, तो मतलब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस, क्योंकि आपको यहाँ पे सब्सट्रैक्ट बताना है, ठीक है। वी इससे डिवाइड करना मतलब ये पलट जाएगा, तो ये आपका ऊपर हो जाएगा के एम प्लस एस अपॉन वी मैक्स इंटू एस। तो ये और ये आपका डिवाइड हो जाएगा। वी नॉट हमें पता नहीं है, वी नॉट प्राइम क्या है, v/2 है, मतलब वी नॉट बाई 2 ना। यहाँ भी लिखिए वी नॉट बाई 2 का मतलब है ये ऊपर चला जाएगा। के एम आपका क्या है, के एम आपका के एम ही है, तो आप इसको लिखिए के एम, इसको लिखिए +4। नीचे आप क्या लिखोगे, ओके आपका यहाँ पे डैश था ना, वी नॉट ये था, तो ये आपका के एम है। तो यहाँ पे के एम की जगह लिखोगे 4 km और यहाँ पे लिखोगे आप के एम प्लस एस। तो इससे ये कट गया, बचा आपका 2 इक्वल टू 4 km प्लस एस अपॉन के एम प्लस एस। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 km प्लस 2s इक्वल टू 4 km प्लस एस। यहाँ पे होगा आपका, इस 2 km को इधर ले जाइए और s को इधर, 2s माइनस एस इक्वल टू 4 km माइनस का 2 km, तो ये हो जाएगा s इक्वल टू 2 km, दैट आर द कंसंट्रेशन। तो s इक्वल टू 2 km, द बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप कमेंट नीचे कीजिए, इसको हम एक अदर स्लाइड पे समझाएंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उस क्वेश्चन को लेके आएंगे। 24 मतलब 24 घंटे के अंदर हम आपको उसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एंड आर नॉट अ कार्बन सोर्स ऑफ एसिटाइल कोइन।
एसिटाइल कोए के लिए कौन सा कार्बन सोर्स नहीं है, बस। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्रैब साइकिल याद होगा तो आप बहुत ही ईजिली बता सकते हो। क्रैब साइकिल जो होता है वो क्या होता है, क्रैब साइकिल के हिसाब से ऑक्जेलो एसीटेट जो है वो एसिटाइल कोए के साथ मिलकर क्या बनाता है, सिट्रेट बनाता है। क्रैब साइकिल में क्या है, ऑक्जेलो एसीटेट जो आपका ऑक्जेलो एसीटेट है यह एसीटाइल कोए के साथ मिलकर सिट्रेट बनाता है। मतलब क्या है कि एसीटाइल कोए जो है ऑक्जेलो एसीटेट नहीं बना रहा। जब ऑक्जेलो एसीटेट एसिटाइल कोए बना ही नहीं रहा तो कार्बन सोर्स होने के पीछे कोई रीजन ही नहीं है। मीन्स इसका आंसर है ऑक्जेलो एसीटेट और एसीटो एसीटेट। इसके अलावा जितने भी है, जैसे इथेनॉल की बात करोगे, इथेनॉल जो होता है वह इथेनॉल, इसकी बात मैं करूँ तो ये आपका OH ग्रुप के साथ होता है जो कि आपका बाद में CHO ग्रुप में बदल जाता है। CHO ग्रुप जो होती है वो आपका COH एसिटिक एसिड बनाती है, लेकिन एसिटिक एसिड के साथ साथ ही यह एसिटाइल कोए भी बनाती है। तो एसिटाइल कोए बन रहा है मतलब एल्कोहल जो है वो कहीं ना कहीं एसिटाइल कोए को एज अ कार्बन सोर्स यूज होगा। वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ये जितने भी अमाइनो एसिड है ये डायरेक्ट एसिटाइल कोए बनाते हैं। पायरुवेट जो होती है वो तुम्हारा ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, पायरुवेट जो है वो कहाँ बनती है तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस साइकिल में, और ग्लाइकोलिसिस साइकिल से सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर होने से पहले जो होता है वहां पे पायरुवेट ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू एसिटाइल कोए बनाता है। मतलब ये तीनों जो है आपका इथेनॉल, वैलिन, आइसोल्यूसिन और पायरुवेट, ये तीनों एसिटाइल कोए के लिए कार्बन सोर्स की तरह काम करती है, पर ऑक्जेलो एसीटेट नहीं। ऑक्जेलो एसीटेट एसिटाइल कोए के साथ रिएक्शन करके सिट्रेट बनाती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये भी बहुत बहुत आसान है। इसको तो लॉजिकली मतलब यहाँ पे न्यूमरेटर ऑफ द फ्रिक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 15%, इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप सीधे कर दो 115। न्यूमरेटर की बात कर रहे तो x अपॉन एंड इट्स डिनोमिनेटर इज डिक्रीज, डिक्रीज मतलब 100 में से 8 को माइनस कर दो तो क्या होगा आपका 92y इक्वल टू न्यू फ्रिक्शन बिकम्स, तो ये आपका बना 15/16। सिंपल, क्योंकि न्यूमरेटर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमने क्या अज्यूम करा कि कितना इंक्रीज होगा। अगर हम इसको कुछ मान लेते तो उसमें और कॉम्प्लिकेशंस हो जाता, तो इसलिए हमने क्या करा कि इसमें 100 में ऐड कर दिया तो 115% हो गया। 115 हो गया हमारा, क्या हो गया 115, वो हो गया आपका न्यूमरेटर, और 92 हो गया आपका क्या डिनोमिनेटर। क्यों, क्योंकि इसमें डिक्रीज बाई 8%, तो 100 में 15 जोड़ दिया, 100 में से 8 घटा दिया, तो न्यू आपका बना ये। तो इसको आप सोल्व करो तो x अपॉन वाई हमें बताना है क्योंकि ओरिजिनल आपका x अपॉन वाई है। ये हो जाएगा 15/92 अपॉन 16/115। ये आपका क्वेश्चन है। अब आप इसको सोल्व करो तो अगर आप 5 से सोल्व करो तो 5 3 ज़ा 15, ये हो गया 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ये हो गया आपका 92। तो अगर आप 90 बता 23, अगर आप इसको सोल्व करते हो 23 को, अगर आप इसको 4 से सोल्व करते हो तो 4 2 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 23, 4 4 ज़ा 16, 23 23, तो आपका ये बचा क्या 3/4। करेक्ट आंसर क्या होगा 3/4। तो दैट इज अ करेक्ट आंसर। आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस करा है। जैसे आप क्वेश्चंस को बढ़ाते जाओगे, मतलब जैसे आप जो है सब्सक्राइबर और व्यूज़ बढ़ाते चले जाओगे इसको शेयर कर करके, वैसे ही आपके लिए हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाते रहेंगे जिससे कि डीबीटी एग्जाम से पहले आपके पास सफिशिएंट रिवीजन के लिए क्वेश्चन हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।